बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरात की सेंट्रल जेल में कैदियों की हंगामा आराई के बाद सूरत हाल कशीदा हो चली है। कैदियों ने कई बैरकों को आग लगा दी है। एहलकारों से असलहा छीन कर जेल के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। झड़पों में DSP सिटी समेत 12 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जिले भर से नफरी सेंट्रल जेल पहुंच गई है। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कैदियों ने एहलकारों से असलहा छीन कर जेल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि बास कैदी बैरकों की छतों पर मौजूद हैं, जहां से पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान झड़प की खूंटियां उतारने पर हुई और कैदियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर और RPO गुजरात को फौरी सेंट्रल जेल पहुँचने और हंगामा आराई के जिम्मेदार कैदियों का तयन करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। सेंट्रल जेल गुजरात में कैदियों की हंगामा आराई शिद्दत इख्तियार कर गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे समग्र नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर, जो RPO गुजरावाला के साथ ही मौजूद हैं। जी जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, गुजरात की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर कैदियों की हंगामा आराई के बाद पुलिस की जो है वो जिला भर से नफरी जो है वो जेल के अंदर पहुंच चुकी है। पुलिस जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे साथ RPO मुनीर मसूद मार्द साहब मौजूद हैं। उनसे जेल की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये हंगामा कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या वजह थी? देखिए, इसके तो ये तो एक फर्दर इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, लेकिन उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हंगामा आराई की थी। उसके बाद पुलिस ने बड़ा उस पर प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। मैं खुद यहाँ पे पहुंचा हूँ। पूरे रीजन की पुलिस जो है वो हमने यहाँ पे एंगेज किया। तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं और हमने मुकम्मल अलर्ट हैं ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या एस्केप वगैरह का यहाँ से ना हो। और उसमें हमने पूरी जो जेल की बाउंड्री वाल है उसको हमने पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्द ही सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पुलिस एहलकारों से जो है वो असला छीन कर कैदियों की तरफ से जेल के एक हिस्से पर कब्जा करने की इतलात भी हैं। इसमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसपे पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना के असला छीना गया हो। इसमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जी बिल्कुल, ये RPO मुनीर मसूद मार्द साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि रीजन भर से जो है पुलिस की नफरी जो है वो गुजरात जेल बुला ली गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबर जिसने सबको परेशान कर दिया है। मुल्क में बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ है। 13 घंटे गुजर गए हैं लेकिन बिजली अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी है। मुल्क के 90% हिस्से में बिजली गायब हुई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लिया है। बिजली की फौरी बहाली का हुक्म भी दिया है। तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जबकि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आज ही बिजली मुकम्मल बहाल कर देंगे। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कमी बेशी ने नेशनल ग्रिड का फ्यूज उड़ा दिया। NTDC हुक्काम के मुताबिक सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिसके बाद गुड्डू, जामशोर, मुजफ्फरगढ़, हवेली बहादुर शाह और बलूकी पावर प्लांट्स बंद हो गए। तरबेला और मंगला डैम की ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हुई तो सिस्टम बचाने के लिए NPCC का फ्यूज बंद कर दिया गया। ब्रेकडाउन से मुल्क का 90% इलाका बिजली से महरूम हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद शहर मुतासिर हुए। पिशावर, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, मालाकंड और अबडाबाद में बत्ती बंद रही। बलोचिस्तान के कई शहरों में भी बिजली गायब रही। तवील तरीन ब्रेकडाउन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सख्त बरहम हुए। मामले का नोटिस लिया और तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। उन्होंने कहा कि आवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं छानबीन कर रहे हैं, जल्द बहाली को मुमकिन बनाएंगे। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, और साथ ही वज़ीर आज़म ने इस हादसे की जो इंक्वायरी है उसके लिए भी एक 3 रुकनी टीम बना दी है। NTDC और पावर डिवीजन हुक्काम ने कहा है कि तकसीमकार कंपनियां काम कर रही हैं। सिस्टम को महफूज रखने के लिए ये काम मरहलावार होगा। बिजली तात्तुल जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली बंद हुई तो घरों से लेकर कारखानों और अस्पतालों तक सभी परेशान हो गए। कहीं पानी का मसला, कहीं दिहाड़ीदार परेशान। अस्पतालों में ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए।
इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर है। बिजली की बंदिश से कराची को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फट गई है। करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली का तवील ब्रेकडाउन, मुल्क भर में मामूलाते जिंदगी ठप हो गए। घरों से लेकर दफातर तक हर जगह परेशानी, कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर रहा। सुबह उठे बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं कर सके। मर्द हजरात जो ऑफिस जाते हैं उनके कपड़े प्रेस नहीं हुए। सुबह की लाइट गई हुई है, बोतलें गर्म है, कस्टमर वापस जा रहा है। फैक्ट्रियों में भी काम रुका रहा, दिहाड़ीदार और मजदूर तबका रुल गया। अगर बिजली नहीं होगी हम कमाएंगे कहाँ से, तो खाएंगे कहाँ से? ये बिजली की वजह से हमारा बहुत प्रॉब्लम है। अस्पतालों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस मुलतवी हो गए। MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीनों पर टेस्ट रुक गए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 1 घंटे तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। स्टिचेस खोले उन्होंने, उसके अलावा पट्टी भी नहीं ऊपर की जख्म के ऊपर, कहते हैं घर जाके करो। बिजली न होने से फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। ऑरेंज लाइन का भी पहिया रुक गया। अदालती उमूर भी ठप रहे। मोबाइल टावर्स बंद होने से सिग्नल्स भी गायब हो गए। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर रही। मोबाइल फोन्स की बैटरियां भी जवाब दे गयी। मोबाइल पे काम कर रहा, मोबाइल मेरा नहीं चलेगा तो मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा। बिजली की अचानक तवील बंदिश से घरेलू और कारोबारी सतह पर हर तबके को मुश्किलात का सामना है। मजीद महंगाई का इम्कान, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। और कराची वालों तैयारी कर लो, रात अंधेरे में गुजरने वाली है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए सुबह तक का इम्कान जाहिर कर दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर की मुकम्मल बिजली कल तक बहाल होगी। 13 घंटे के बाद के इलेक्ट्रिक ने कुछ जगहों पर तो बिजली बहाली का दावा किया है, लेकिन शहर का 80% हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, रात अंधेरे में गुजरने वाली है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए सुबह तक का इम्कान जाहिर कर दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि शहर की मुकम्मल बिजली बहाली कल सुबह तक होगी। 13 घंटे के बाद के इलेक्ट्रिक ने कुछ जगहों पर तो बिजली बहाली का दावा किया है, लेकिन शहर का तकरीबन 80% हिस्सा अभी तक तारीकी में डूबा हुआ है। और कराची की तरह का हाल दीगर शहरों का भी है। रावलपिंडी तारीकी में डूबा हुआ है। किसी को मोमबत्ती की तलाश है तो कोई पेट्रोल के लिए पंप्स का रुख कर रहा है। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए 14 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में बिजली मुसलसल बंद है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपके शहर जुड़वा शहरों के जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानों पर लिखकर आवेज़ा कर दिया है कि मोमबत्तियाँ तक उनके पास ख़त्म होगी। अगर कोई ग्राहक उनके पास आता है तो मायूसी वापस लौटता है, क्योंकि उसे अब घरों में बिजली की बंदिश की वजह से सिस्टम UPS बंद हैं। लोगों की जो मोबाइल फ़ोन है वो भी चार्जिंग ना होने की वजह से बंद हो चुके हैं, जिसके बायस जो आपसी रब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। साथ साथ अगर शहर के दीगर चीज़ों की बात की जाए तो मुख्तलिफ ऐसे पेट्रोल पंप से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिन्होंने ये लिख कर आवेज़ा कर दिया है कि बावजह बिजली की बंदिश पेट्रोल फराहम नहीं किया जा सकता, जिसके बायस जो शहर में चंद खुले हुए पेट्रोल पंप हैं उन पर काफ़ी रश देखा जा सकता है। अब बिजली ना होने की बिना पर ना ही किसी का वाईफाई चल रहा है, ना फ़ोन चल रहा है, और वो घर वालों की जो है वो खैर खैरियत भी नहीं पता कर सकते। जी उमर बिन आसिफ, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से टेक्सटाइल सेक्टर को एक दिन में $7 करोड़ का झटका। FBR की अरबों रुपए की टैक्स ट्रांजैक्शन से भी मुतासर हुई हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज और ऑनलाइन बिजनेस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से टेक्सटाइल सेक्टर को एक दिन में $7 करोड़ का झटका। FBR की अरबों रुपए की टैक्स ट्रांजैक्शंस मुतासर हुई हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज और ऑनलाइन बिजनेस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मुल्क गिर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। कहीं गुस्सा, कहीं तंज और कहीं लतीफ़े छोड़े गए। इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन और ब्लैकआउट ट्रेंड करते रहे। मुल्क भर से बिजली गई और सोशल मीडिया सार्फिन में जैसे बिजली भर गई। इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन और ब्लैकआउट टॉप ट्रेंड बने रहे।
मुस्कान ने लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा काश ये बन चुका है कि काश कल रात मोबाइल चार्ज कर लिया होता। फरहीन ने लिखा कि बैटरी हुई 0, अब सो ही जाते हैं। और बिजली के ग्रिड्स की रस्सी फलांगती वीडियो फिर वायरल हो गई। सनाउल्लाह ने लिखा कि आईफोन वालों के लिए मेरे पास एक अच्छा जोक आया, मगर उनके तो फोन ही चार्ज नहीं। और अयान ने तस्वीरों के जरिए उन लोगों के तासुरात दिखाए हैं जिनके मोबाइल की चार्जिंग सिर्फ 15% रह गई। और हुकूमती किफ़ायतशारी कमेटी के रुकन और माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं IMF प्रोग्राम में वापस ना गए तो हर चीज़ की किल्लत का खदशा है। बिजली ब्रेकडाउन सिर्फ एक ट्रेलर है। मुझे खदशा इस चीज़ का है कि ये कहीं ट्रेलर है। अगर हम IMF की कंडीशन से पूरी नहीं करते हैं, अगर उन प्रोग्राम में वापस नहीं जाते हैं, तो आप समझिए कि अभी सिर्फ ट्रेलर देखा हमने, फिर हर चीज़ की किल्लत शुरू हो जाएगी। एट दिस स्टेज तो ये गवर्नेंस फेलियर आप इसको समझिए कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑल्टरनेटिव हैं, या तो हुकूमत जो 20-25% बिजली चोरी हो रही है उस चोरी में कमी ले आए, अगर वो नहीं कर सकती तो फिर बिजली की रेट बढ़ाने पड़ेंगे। जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि उधर से डिमांड आ रही है कोई 10 रुपए की 1 यूनिट के बढ़ाने की, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम 4-5 बढ़ाएंगे तो कहीं 6-7 पे कहीं सौदा हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। शरह सूद 16 से बढ़कर 17% हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई का दबाव बरकरार है, GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। तो कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है, और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है। जो नए इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो 2% थी। इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क है और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके ऊपर असर आ रहे हैं, तो उसका हमारी ग्रोथ के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। 13 बैंक्स की जो है वो इंस्पेक्शन भी की है, और उन 13 बैंक्स में जो इश्यूज थे वो हमने भी आइडेंटिफाई किए हैं। उसके जो अंडरलाइंग जो फैक्टर्स थे उसको भी हमने केयरफुली जो है वो ऑन साइट इंस्पेक्शन के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया। वो सारा प्रोसेस अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले 3 क्वार्टर हैं, जनवरी टू सितंबर 2022, तो उसमें टोटल जो इनकम है वो इट्स अराउंड 100 बिलियन पाक रुपीज़, जिसके ऊपर जो है वो जो भी एक्शन डिसाइड होगा वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की, जिसका 5 साल बाद फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुलजिम साबिक SSP रावनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इंसाफ के लिए दर दर भटकने वाले नकीबुल्लाह के वालिद दुनिया से चले गए। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कातिल कौन, गोली किसने चलाई, नकीबुल्लाह और उसके साथियों को किसने कत्ल किया, ये सवाल वही है। मगर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 5 साल बाद साबिक SSP रावनवार और उसके साथियों को नकीबुल्लाह के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करदा शवाहिद नाकाफी करार देते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों पर दर्ज किया गया मुकदमा भी झूठा था, मगर रावनवार और उसके साथियों पर नकीबुल्लाह के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता। फैसला सुनने के बाद रावनवार ने अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया, इन पुलिस वालों के साथ मिलकर, और कामयाबी दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुद्दई मुकदमा के वकील कहते हैं पुलिस ने अपने भाइयों को बचाया है। ये जो पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस है ये बड़ा मुश्किल होता है इनको प्रूव करना,
क्योंकि अक्यूज पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटर भी पुलिस और बाद में ये विटनेस भी पुलिस वाले होते हैं। क्या पुलिस ने पेटी भाइयों को बचा लिया? क्या इंसाफ हो गया? फैसले के बाद कई सवाल उठ गए। नकीबुल्लाह के लवाहिकीन ने अदालती फैसले को हकायक के मुनाफी करार देते हुए इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे केस में हमसे ताउन नहीं किया। जो गवाह मुनहरिफ हुए उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मनसब संभालते ही पंजाब की सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया है। पहले ही रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही के मंजूर नज़र प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को वापस पंजाब असम्बली भिजवा दिया है। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और CCPO लाहौर समेत बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारियां शुरू कर दी। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पहला रोज बगैर सिक्योरिटी ऐवान वज़ीर आला पहुँचे, आते ही एक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले परवेज इलाही के मंजूर नज़र मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया, खिदमात वापस पंजाब असेंबली के सुपुर्द कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब में नया चीफ सेक्रेटरी भी लगाएंगे, जिसके लिए जाहिद जमान का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। समीर सैयद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किए जाने का इम्कान है। सूबे में IG और CCPO लाहौर समेत मुतादिद पुलिस और सिविल इंतजामिया को भी तब्दील किया जा रहा है। सूबे का नया IG उस्मान अनवर को लगाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुख्तसर काबीना का फैसला भी 1-2 रोज में कर लिया जाएगा, जिसके बाद निगरान हुकूमत इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगी। निगरान वज़ीर आला ने मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है। मोहम्मद खान भट्टी जब असेंबली सेक्रेटेरिएट में थे तो उनके एक रिश्तेदार कैसर भट्टी को 2020 में पंजाब असेंबली में कासिद भर्ती किया गया था। देखते ही देखते उसने कारून का खजाना जमा कर लिया। तनख्वाह 40,000 रुपये माहाना थी, लेकिन बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन 50 करोड़ रुपए सालाना हुई। ज़राए के मुताबिक कैसर भट्टी के अकाउंट्स में 2 सालों में 50 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले भी किए। एक जूनियर सरकारी मुलाजिम के असासाजात में सिर्फ 2 सालों में गैर मामूली इजाफा कई सवालात को जन्म देता है। एंटी करप्शन पंजाब ने कैसर भट्टी के खिलाफ बाकायदा तहकीकात की सिफारिश की है। पंजाब में हुई बड़े पैमाने पर करप्शन के तानेबाने मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जोड़ रहे हैं। परवेज़ इलाही ने मार्च 2020 में सेक्शन 4 लगवाकर पहले ज़मीन की फ़रोख्त रुकवाई और फिर आम शहरियों की महंगी ज़मीन सिर्फ 2 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से जिना पब्लिक स्कूल गुजरात को दिलवा दी। समा को मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक जिना पब्लिक स्कूल गुजरात की तोसी के लिए करोड़ों के फ़ंड्स दिए गए। परवेज़ इलाही की मंजूरी से जिना पब्लिक स्कूल गुजरात के लिए 28 कनाल 3 मरला अराजी की ख़रीदारी के लिए 12 करोड़ 94 लाख से ज़ायद की ग्रांट दी गई। परवेज़ इलाही ने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए मार्च 2022 में आम शहरियों की ज़मीन पर सेक्शन 4 लगवाया ताकि वो किसी और को ना बेच सकें। फिर वज़ीर आला पंजाब बनने पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक जैम और पार्किंग के बहाने आम शहरियों की महंगी ज़मीन औने पौने दामों ख़रीद कर जिना पब्लिक स्कूल को दे दी गई। परवेज़ इलाही ने ज़मीन मालिकान की 28 कनाल 3 मरला अराजी सिर्फ 2 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से स्कूल को दिलवाई। और परवेज़ इलाही रुखसत हुए और करप्शन की दास्तानें छोड़ गए। लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीली करके कई बड़े लोगों को नवाजा गया, खजाने को बेदर्दी से लूटा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर नवाजिशात की बरसात की गई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मान तो समेट लेने दे, फाइलों तो निकाल लेने दे, पता नहीं सानू किस तरह तुसी बाहर कढ़ना है। PTI और परवेज इलाही की सांझे की हंडिया में अपनों को नवाजने की दाल गलती और जूतों में बढ़ती रही। परवेज इलाही ने अहम शख्सियात को नवाजने के लिए खिलाफ कवायद लाहौर के मास्टर प्लान को जल्दबाजी में मंजूर किया। जराये के मुताबिक ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में खिलाफ कानून बदलने वाले बिल्डर्स, सरमायाकार अपनी इन्वेस्टमेंट और कमीशन की मद में दी जाने वाले रकूम की वापसी का तकाजा भी करते रहे। परवेज इलाही के लिए जहाज किराए पर लेने से खजाने पर 12 करोड़ 10 लाख का इजाफी बोझ पड़ा। परवेज इलाही ने अपने दौर में आबाई जिले के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 5 अरब 32 करोड़ 45 लाख की स्कीमों को तरक्याती बजट में शामिल किया गया,
गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के लिए अरबों की ग्रांट मंजूर की गई। मैनेजमेंट कंपनी की डिविजनल सतह पर अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 60 करोड़ मुख्तस किए गए। गुजरात के अस्पतालों और चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 3 अरब 25 करोड़ 50 लाख और अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में मशीनरी की खरीदारी के लिए 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जमीन की खरीदारी के लिए 38 करोड़ 50 लाख और चिल्ड्रन अस्पताल की जमीन की खरीदारी की मद में 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पंजाब में 4 नए अजला का कयाम भी खजाने पर भारी पड़ा। चारों नए अजला के लिए 785 नई आसामियां तख्लीक की गयी, जिससे 1 अरब 28 करोड़ 50 लाख का बोझ खजाने पर पड़ा। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने के खिलाफ एहतजाज और अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कल लाहौर और बुध को रावलपिंडी में मुजाहरे किए जाएंगे। अगले ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे। उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, हम अदालत में भी जा रहे हैं। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान सियासत में नासूर है, जिसे लोग वोट की ताकत से निकाल फेंकेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबी मुहिम खुद लीड करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नासूर दाखिल हो गया है कि जब तक वोट की ताकत से इसको माइनस नहीं किया जाएगा, ये वहाँ पे कोई सुकून, कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। ये अब इलेक्शन की बात कर रहा है, आप कल को इलेक्शन करवा के देख लें, ये उसके रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट इसके हक में आ गया, फिर जो हुकूमत करेगा इसी तरह से बैठाएगा मुल्क का, जिस तरह से इसने 3.5 पौने 4 साल किया है। कानूनी राय ली जा चुकी है और फैसला जो है ये हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी PMLN की, उसको जो है वो लीड करेंगे। उससे पहले एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। और अब बात कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए कहर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। खान की बातों को छोड़े, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा सा नीचे करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI की जानिब से इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त पर मुशावरत शुरू कर दी है। कौमी असम्बली हुक्काम ने इज्तिमाई दरख्वास्त कबूल न करने का मशवरा दिया। मजीद 20 से 25 इस्तीफे मंजूर करने पर गौर किया जा रहा है। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने 45 अरकान के जो इस्तीफे हैं वो वापस लेने की दरख्वास्त की है, जिसके ऊपर स्पीकर ने असम्बली हुकाम से मुशावरत की है और असम्बली हुकाम की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि PTI की इज्तिमाई दरख्वास्त कबूल ना की जाए और ईमेल और व्हाट्सएप पर जो मौसूल दरख्वास्त है उसकी भी कानूनी और आईनी हैसियत का जायजा लिया गया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस्तीफे से इनकार के लिए दरख्वास्त का भी हाथ से लिखा होना जरूरी है, इसलिए इनकार की जो दरख्वास्त है उसकी मंजूरी अदालती फैसलों और पुरानी स्पीकर रूलिंग के ताबे करार दी गई है। अब तालिबानी इदारे का कहना है कि असम्बली हुकाम की एडवाइस पर स्पीकर जो है इस्तीफों की मंजूरी देंगे और PTI के मजीद 20 से 25 इस्तीफे जो है उस्मान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।